नमस्कार साथियों, स्वागत आपका कमाई भी हितेश के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मैं हितेश गर्ग स्वागत करता हूं आपका। और मैं आपको आज बताऊंगा कि हेयर ड्रायर्स के इंपोर्ट के बारे में कि क्या क्या नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या नहीं है, कितना इंपोर्ट, क्या क्या कंप्लायंसेस हैं एक हेयर ड्रायर के लिए। हेयर ड्रायर आपने देखा होगा होटलों के अंदर, हर होटल के अंदर हेयर ड्रायर होते हैं। तो हेयर ड्रायर के बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हेयर ड्रायर्स के बारे में कि क्या क्या कंप्लायंस हैं, क्या क्या इसके रूल्स रेगुलेशन है इंपोर्ट के अंदर। तो वाई कंप्लायंस मैटर, कि कंप्लायंस मैटर क्यों करते हैं। ये जो भी हम रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, ये रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाते हैं, ये किसी ने नहीं पूछा होगा, ना किसी को पता होगा कि रेस्ट्रिक्शंस लगती क्यों है। तो रेस्ट्रिक्शंस इसलिए लगती हैं कि एक तो ये 65% रिस्क रिड्यूस करते हैं। डिक्रीज इन सेफ्टी इंसिडेंट्स विद सर्टिफाइड प्रोडक्ट, मतलब अगर हम सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं तो वहां पर 65% तक रिस्क जो होता है ना, वो रिड्यूस हो जाता है। फिर पोटेंशियल फाइन्स, मैक्सिमम पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस पर शिपमेंट। तीसरा है सेज्योर रेट, नॉन कंप्लायंट कंसाइनमेंट सीज्ड एट कस्टम्स। 100% जो अगर मान लो जिस भी शिपमेंट के अंदर, कंसाइनमेंट के अंदर कंप्लायंस हम पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो सीज होती हैं, 100% तक सीज होती हैं और पेनल्टीज भी लगती हैं। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना होगा कि कंप्लायंस जरूरी क्यों है। कंप्लायंस एक तो रिस्क कम करते हैं, दूसरा पेनल्टी से बचाते हैं, तीसरा सीज होने से बचाते हैं प्रोडक्ट को। अब बात करते हैं इस पे। सबसे पहले रिक्वायरमेंट है BIS सर्टिफिकेशन, यानी कि ISI मार्क की। ये BIS क्या है? BIS है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। आपने देखा होगा हर एक प्रोडक्ट के ऊपर ISI मार्क, तो ये भी एक बहुत जरूरी है। इफेक्टिव डेट है इसकी मैंडेटरी हेयर ड्रायर्स के ऊपर 5 मार्च 2025 से पहले ये वॉलेंट्री था। वॉलेंट्री इन द सेंस ऑप्शनल था हेयर ड्रायर पे। अब ये 5 मार्च 2025 के बाद इसको गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है। तो सबसे पहले तो इफेक्टिव डेट। दूसरा स्टैंडर्ड, किस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है? IS 616 सेफ्टी नॉर्म्स कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है। तीसरा कंसिक्वेंसेस, सेल ऑफ नॉन ISI मार्क गुड्स बिकम इलीगल। जो नॉन ISI या जो नॉन BIS सर्टिफिकेशन के जो मार्क गुड्स हैं वो इलीगल हैं। और ऐसे नहीं कि आपने BIS जैसे इस इमेज में देखा है कि ऐसे ही लिख दिया नहीं, इम्बोस्ड होना चाहिए। इम्बोस्ड का मतलब है प्रोडक्ट के ऊपर खुदा हुआ, ताकि ना वो नष्ट हो सके, वो इम्बोस्ड होना चाहिए BIS प्रोडक्ट के ऊपर। चलिए अब बात करते हैं BIS FMCS प्रोसेस फॉर फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स। फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के लिए BIS का FMCS प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन, सबमिट डॉक्यूमेंट थ्रू BIS पोर्टल विद प्रोसेसिंग फीस। आप देखो कुछ दिन पहले क्या हुआ था, इसकी एक हम पास्ट में जाते हैं कि भारत सरकार, मतलब हम जब पेपर फाइल कर रहे थे कस्टम्स के अंदर, तो जितने भी BIS थे वो नष्ट कर दिए गए थे, कैंसिल कर दिए गए थे। उसका कारण था अब ये कि हम उसको दोबारा कैसे करें। दोबारा मतलब बहुत प्रोडक्ट तो इंपोर्ट हो रहे हैं, तो इंपोर्ट होने के बाद में उसमें क्या था, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जो भी फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हमारे BIS FMCS प्रोसेस को फॉलो करें, आप उस प्रोसेस के थ्रू BIS अप्लाई करें। तो इसके अंदर क्या है, सबमिट डॉक्यूमेंट थ्रू BIS पोर्टल विद प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस के थ्रू आप डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करें। फैक्ट्री की ऑडिट होगी, BIS रिप्रेजेंटेटिव
इंस्पेक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज फॉर कंप्लायंस। ये क्या था, देखो मैं आपको बताता हूं कि जो बीआईएस का जो पोर्टल था, ये गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसे मतलब वो थे जो नष्ट कर दिए थे, मतलब कैंसिल कर दिए थे बीआईएस। तो उसी के बारे में मैं आपको अभी बताता हूं। ये एफएमसीएस प्रोसेस क्या है, बीआईएस ब्यूरो ने कहा है फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स को कि आप इंडियन स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट बनाएं, आप उनकी गाइडलाइंस फुलफिल करें। तो ये सब चीज़ें मैंडेटरी करी हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट टेस्टिंग। सैंपल्स टेस्ट होते हैं लैब के अंदर अगेंस्ट इंडियन स्टैंडर्ड। आपका इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो एक कंसाइनमेंट के अंदर 1000 हेयर ड्रायर आए, तो 1000 में से कोई एक हेयर ड्रायर आपका सैंपल के लिए चला जाता है। लैब जब उसको टेस्ट करेगी तो क्या वो इंडियन स्टैंडर्ड में है। इंडियन स्टैंडर्ड में होने का मतलब क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड में होने का मतलब ये है कि कहीं हम मान लो हेयर ड्रायर को यूज करते हैं तो वो कहीं फट तो नहीं जाएगा, ब्लास्ट तो नहीं हो जाएगा, या करंट, शॉर्ट सर्किट करंट, ये सब चीजें इसकी टेस्टिंग होती है। लाइसेंस इश्यूएंस, एफएमसीएस लाइसेंस ग्रांटेड अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ऑल स्टेप। जब ये एफएमसीएस का लाइसेंस मिलता है तो इसका मतलब है कि सक्सेसफुल, इसका सक्सेसफुल एक प्रोडक्ट का सक्सेसफुल वो कंप्लायंस फुलफिल कर दिए गए हैं। तो ये बहुत जरूरी है, प्रोसेस है, एक भारत सरकार ने करा है। चलिए आगे बात करते हैं ईपीआर। ईपीआर क्या है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोड्यूसर जो है मतलब जो इंपोर्टर है, इंपोर्टर जो है उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है, सर्टिफिकेट है ये, कि जैसे अब ईपीआर 3 तरह के हैं, ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, एक होता है प्लास्टिक वेस्ट, एक होता है बैटरी वेस्ट। तो ईपीआर जनरली है पोल्यूशन को लेकर। जैसे आपका हेयर ड्रायर है, हेयर ड्रायर के ऊपर जो रैप आती है वो प्लास्टिक की होती है, उस प्लास्टिक रैप का एंड यूज किया होगा, क्योंकि वो हेयर ड्रायर तो आपने यूज कर लिया, उस प्लास्टिक जो रैप है उसने आपने उसको फेंक दिया। तो ईपीआर एक वो सर्टिफिकेट इश्यू करता है। सबसे पहले तो इम्प्लीमेंटेशन, मैनेजमेंट ऑफ एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया है कि वो रिसाइकल वाली है या नहीं है, ईपीआर के अंदर जो रैपिंग आती है, या उसकी एंड लाइफ, प्रोडक्ट की एंड लाइफ क्या है। रजिस्ट्रेशन, मैंडेटरी सीपीसीबी पोर्टल रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो सेंट्रल पोल्यूशन का जो डिपार्टमेंट है वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। तीसरा कलेक्शन, सेटिंग अप कलेक्शन सिस्टम्स, कलेक्शन भी। चौथा डिस्पोजल, आप उसको डिस्पोज कैसे करोगे, इन्वायरमेंट और फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट। अब बात करते हैं ईपीआर के बारे में भी। ईपीआर में भी प्लास्टिक वेस्ट ईपीआर मैंने आपको बताया 3 तरह के हैं। प्लास्टिक कंपोनेंट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक पार्ट्स इन हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर के अंदर ईपीआर प्लास्टिक वेस्ट के अंदर आपका जो प्लास्टिक पार्ट है उसके बारे में आइडेंटिफाई होगा। सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा अप्रूवल मिलेगी। रिसाइकलिंग टारगेट, मीटिंग एनुअल प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन गोल्स। इसका मतलब क्या है, जो हर साल आपने कितना प्लास्टिक मंगवाया उसका कितना आपने एनुअल
कलेक्शन है उसका आपने करा, प्लास्टिक वेस्ट करा है। पेनल्टीज, फाइन्स फॉर इंपोर्टर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, अगर आप प्लास्टिक वेस्ट का मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आपके ऊपर फाइन और पेनल्टी लगा दी जाएगी। तो इसका भी हमें ध्यान रखना होगा प्लास्टिक वेस्ट ईपीआर का। इसका मेन मोटो क्या है कि मेन मोटो यही है कि वो प्लास्टिक का एंड यूज क्या होना है भाई, रिसाइकल। आप अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही है कि आप उसका एंड यूज कैसे दर्शाओगे, क्या करोगे, वो आपको सोचना है। अब बात करते हैं लीगल मेट्रोलॉजी। लीगल मेट्रोलॉजी है एलएमपीसी, जो लेबलिंग और पैकेजिंग रूल्स के बारे में दर्शाती है। सबसे पहले तो एसेंशियल इंफॉर्मेशन क्या क्या होनी चाहिए, एमआरपी, नेट क्वांटिटी या डायमेंशन उसकी होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर डिटेल, मैन्युफैक्चरर अलग है और इंपोर्टर अलग है तो इनकी दोनों की डिटेल होनी चाहिए, कंट्री ऑफ ओरिजिन होना चाहिए। अब बात करते हैं लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की, हिंदी लेबलिंग प्रीफर्ड भी होगी, इंग्लिश भी एक्सेप्टेबल होगी, रीजनल लैंग्वेज ऑप्शनल है, पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। अब बात करते हैं एनफोर्समेंट एक्शंस की, तो अगर ये नहीं हुआ तो एनफोर्समेंट क्या क्या कर सकती है, तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट सीज कर सकती है, दूसरा आपका फाइनेंशियल पेनल्टी मतलब फाइन एंड पेनल्टी लगा सकती है, तीसरा आपका इंपोर्ट लाइसेंस यानी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो आपको डीजीएफटी द्वारा दिया गया था उस लाइसेंस को, उस कोड को भी आपका सस्पेंड कर सकती है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना होगा एलएमपीसी का। अब बात करते हैं इंपोर्ट ड्यूटीज और टैक्सीज के बारे में। तो इसका जो बेसिक जिसके इसका जो एचएसएन कोड है वो है 85163100 हेयर ड्रायर का, और इस पे बेसिक कस्टम ड्यूटी है 20%, जीएसटी है 18%, और इस पे सोशल वेलफेयर चार्ज है 10%, और आईजीएसटी वो जीएसटी हो ही गया है जो एप्लीकेबल है। तो इसकी हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसकी कैलकुलेशन ऐसे होगी, आपका मानो आपका 100 रुपए का कोई आइटम है, ठीक है, 100 रुपए पे बेसिक कस्टम ड्यूटी आ गई 20%, ठीक, तो कितना हो गया 100 पे 20%, 120, प्लस सरचार्ज आ गया आपका 10% ऑन बेसिक ड्यूटी, 20% का 10% कितना होगा 2, तो 100 ना, एक तो 20 रुपए प्लस में 2 रुपए ये 22 रुपए। अब जीएसटी जो लगेगा वो लगेगा 18%, वो उस पर वैल्यू जो आपकी 100 रुपए वैल्यू थी वो, प्लस 20 रुपए बीसीडी, प्लस 2 रुपए सरचार्ज के, तो कितने हो गए 100 प्लस 20 प्लस 2 122, 122 पर प्लस 18%। अगर मैं 122 को 18% के साथ प्लस करता हूं, प्लस 18%, तो ये होता है 143.96। तो 143.96 में से हम 100 रुपए जो उसकी कीमत थी वो माइनस कर देंगे, तो हमारी टोटल ड्यूटी आ जाएगी 43.96, यानी अप्रोक्स 44% हेयर ड्रायर के ऊपर ड्यूटी है जो विद जीएसटी है। जीएसटी क्या है, जीएसटी आप जब इस हेयर ड्रायर को आगे बेचोगे तो उसका इनपुट मिल जाएगा आपको, तो विद जीएसटी 44% है और विदाउट जीएसटी ये 22% है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा अप्रोक्स। अब बात करते हैं क्लियरेंस प्रोसेस के बारे में। लीगल परमिट क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको लेना होगा, हर एक आइटम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी होगी, प्रॉपर करनी होगी, बीआईएस सर्टिफिकेट और ईपीआर की रिक्वायरमेंट है, शिपिंग विद प्रॉपर लेबलिंग और डिक्लेरेशन के साथ शिपमेंट आनी चाहिए विद एमआरपी, कस्टम क्लियरेंस के लिए बिल ऑफ एंट्री सबमिट करनी होगी थ्रू आइसगेट पोर्टल के थ्रू, और फाइनल अप्रूवल ये हमें आउट ऑफ चार्ज ऑब्टेन करना होगा आफ्टर ड्यूटी पेमेंट, ड्यूटी वगैरह की पेमेंट करने के बाद। अब बात करते हैं सेफ लीगल हेयर ड्रायर इंपोर्ट 2025 के जो गाइडलाइंस है उसके बारे में, करंट के जो गाइडलाइंस है।
सर्टिफिकेशन के बारे में आपको बता दिया है, BIS और ISI का मार्क होना चाहिए, इम्बोस्ड होना चाहिए, ये नहीं कि आपने स्टिकर चिपका दिया और आप किया है, वो मान्य नहीं है। प्रोडक्ट के ऊपर इम्बोस्ड होना चाहिए, खुदा हुआ होना चाहिए। फिर है FMCA सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है हर एक इंपोर्ट्स पर। इन्वायरमेंटल कंप्लायंस में EPR, ई वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट EPR रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दोनों अलग अलग चीज हैं। ई वेस्ट यानी कि जो आपका हेयर ड्रायर है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, कभी ना कभी तो ये देखो, इसकी लाइफ मान लो 5 साल है, 6 साल, आपने 10 साल यूज कर लिया, 10 साल के बाद तो आप वेस्ट करोगे ना, वेस्ट होगा ना इसका। तो वही चीज है ई वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो EPR है। फिर तीसरा है प्रॉपर लेबलिंग, लीगल मेट्रोलॉजी कंप्लायंस होना चाहिए, ये हमें पेनल्टीज वगैरह से भी बचाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। ऐसे ही इंपोर्ट्स के लेकर भी मैं वीडियोस लेके आता रहूंगा। हर तरह के इंपोर्ट के लिए आप घबराए नहीं, आप हमसे जुड़े। हम आपको फ्रेट फॉरवर्डिंग और कस्टम क्लियरेंस की हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिजनेस आइडियाज की वीडियोस भी आपके पास आती रहेंगी और इंपोर्ट की वीडियोस भी आपके पास आती रहेंगी। तो दोस्तों, मेरा प्लान है आगे लाइव आने के लिए। तो आप मुझे बताएं कि मैं इसमें वीडियो रिकॉर्ड करके आपके सामने आऊं या लाइव के माध्यम से आपके साथ जुड़ूं। तो ये आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि लाइव के अंदर हम जो क्वेश्चन आंसर सेशंस या जो कमेंट सेक्शंस हम कवर करेंगे ना, वो मतलब एक P2P यानी पर्सनल टू पर्सनल कांटेक्ट जैसा है। तो आप इसके बारे में भी एक बार मेरे को जरूर बताएं कि लाइव आके आपके साथ सेशंस करें डेली, या मैं तो देखो ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा जो मन में क्या है, मेरे जो मन में ये है कि मैं आपके साथ कमेंट्स के थ्रू या लाइव के माध्यम के थ्रू आपसे जुड़ूं, आपके विचार जानूं, आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको लाइव में ही सोल्व कर दी जाए, वो ज्यादा बेहतर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।